हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बॉम्ब गिरने के बाद कैसा था मंजर। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नया रेडियो। 6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे जापानी राडार ने आसमान में अमरीकी बमवर्षक विमानों की हलचल का सिग्नल जापानी वायुसेना को भेजा। पूरे देश में इमरजेंसी अलार्म ऑन कर दिए गए थे। रेडियो पर चल रहे कार्यक्रमों को बिना वजह बताए बंद कर दिया गया। लेकिन उस समय जापान के पास इतना ईंधन भी नहीं बचा था कि वे लड़ाकू विमानों को भेजकर अमरीकी विमानों का सामना कर सके। युद्ध की मार झेल रहे जापानियों की हालत तब तक सामान की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण बदतर हो चुकी थी। सड़कों पर निजी वाहन भी ईंधन की किल्लत के कारण दिखाई नहीं देते थे। खाने पीने जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी लोग तरस रहे थे। 8 बजे तक इमरजेंसी सायरन बंद कर दिए गए। रेडियो पर भी कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से जापानियों के लिए हवाई हमले एक सामान्य सी घटना हो चुके थे। लेकिन आज जो हिरोशिमा में होने वाला था, वह इतिहास की सबसे बड़ी तबाही साबित होने वाली थी। 8:15 पर अमरीकी बमवर्षक विमान B-29 एनोला गे, जो 3.5 मीटर लंबे और 4 टन वजनी परमाणु बॉम्ब लिटिल बॉय से लैस था, हिरोशिमा के ऊपर आसमान में पहुंच चुका था। जैसे ही विमान में मेजर टॉमस फेरेबी को उनका टारगेट अओई ब्रिज दिखाई दिया, उन्होंने लिटिल बॉय को गिरा दिया। तेज हवाओं के कारण बॉम्ब थोड़ा सा अपने लक्ष्य से भटक गया। विमान से गिराने के 43 सेकंड बाद अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर एक अस्पताल पर बॉम्ब गिरा। जब बॉम्ब फटा तो वहां का तापमान एक झटके में मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला गया। आस-पास चीजें तुरंत भाप बन के उड़ गईं। शहर की ज्यादातर इमारतें क्षण भर में ध्वस्त हो गईं। कई मील तक आग की एक आंधी सी फैल गई। कुछ सेकेंड्स में ही 80,000 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी के अनुसार नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमू यामागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी थी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी, काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकीं और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली। वे करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाएं बाह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर वो उसके तने के नीचे बैठ गए। तब तक उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। करीब 3 घंटे बाद एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में ये काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ ग्रीस की तरह, जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। उधर पत्ते रहित पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को रेडियो एक्टिव बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वो वहां रेंगते हुए पहुंचे तो वहां उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे और उसका गाल भी जलकर लाल हो चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। वो बगैर किसी को संबोधित करते हुए बुदबुदा रही थी, मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मरने वाली हूं? तभी वहां 2 लड़के पहुंच गए, जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, आप बुरी तरह से जल गए हैं। यामागुची ने अपने चेहरे को धीरे से छुआ। उन्हें लगा कि उनके चेहरे से उनकी खाल उतरकर उनके हाथ में आ रही है। उनकी बाह काली पड़ गई थी और लगातार सूजती जा रही थी। वो छात्र यामागुची को लेकर एक क्लिनिक पहुंचे। वहां पर जले हुए शव पड़े हुए थे। कुछ लोगों के हाथों में थोड़ी बहुत हरकत थी, लेकिन अधिकतर शरीर बिना किसी हरकत के पड़े हुए थे। वहां पर एक कंपाउंडर ने यामागुची के चेहरे पर मलहम लगाया और उसकी बाह पर पट्टी बांधी। वहां पर उन्हें 2 बिस्कुट और थोड़ा पानी दिया गया। जैसे ही उन्होंने बिस्कुट का एक टुकड़ा खाया, उनको उल्टी हो गई। उसी समय हिरोशिमा में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन रोककर सारे यात्रियों को नीचे उतार दिया। डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया। इंजन आगे बढ़ता चला गया, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी।
उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थीं जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी, पानी। इस परमाणु बॉम्ब ने 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई। इतनी तबाही और 1,40,000 मौत देखने के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 9 अगस्त को अमेरिका का B-29 विमान एक बार फिर न्यूक्लियर बम फैटी मैन लेकर आसमान में उड़ा। इस बार उसका लक्ष्य था जापान का एक और शहर, कोकुरा। कोकुरा के ऊपर उड़ता B-29 प्लेन के पायलट खराब मौसम और बादलों के कारण अपने टारगेट को नहीं देख पाए। उन्हें टारगेट बदलना पड़ा। अब विमान नागासाकी की ओर उड़ चुका था। नागासाकी में टारगेट दिखते ही बॉम्ब गिरा दिया गया। जहां बॉम्ब गिरा उससे 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ धमाके के साथ ही खत्म हो गया। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। जेल के अंदर कोई जिंदा नहीं बचा। नागासाकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर तकाशी नगाई अपनी क्लास में अभ्यास के लिए कुछ एक्सरे फिल्म चुन रहे थे, तभी उन्हें अंधा कर देने वाली रोशनी दिखाई देती है। धमाका इतना भयानक था कि खिड़की से शीशे टूटकर कमरे के अंदर आ गिरे। उन खिड़कियों से इतनी तेजी से हवा अंदर आई कि डॉक्टर तकाशी हवा में उड़ने लगे। उनके चेहरे के दाहिने हिस्से में कट लगा और उनके गाल और गर्दन से गर्म खून बहने लगा। उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही है कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तकरीबन 74,000 लोग नागासाकी में मारे गए और इतनी ही तादाद में लोग जख्मी हुए। इसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन मीडिया से बात करने आ जाते हैं। वे ऐलान करते हैं, जापानियों को अब पता चल चुका होगा कि परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अब भी सरेंडर नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और बदनसीबी से हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वहां का कोई अन्य शहर ने तबाही का ऐसा मंजर नहीं देखा। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लोग अपना सब कुछ गंवा चुके थे। आने वाले कई दशकों तक लोग रेडिएशन के प्रभावों से मरते रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए नया रेडियो।